प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में विचार विमर्श किया था। आज हम छायावाद जो काव्य धारा है उसके अर्थ एवं परिभाषा एवं स्वरूप से परिचित होंगे। आधुनिक हिंदी कविता की तृतीय काव्य धारा को छायावाद के नाम से जाना जाता है। ये कविता धारा दो विश्व युद्धों के बीच की कविता है और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में नई धारा तृतीय उत्थान के नाम से विभाजित किया है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी कविता जगत में द्विवेदी युग के पश्चात 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के मध्य प्रस्फुटित, विकसित, पल्लवित और क्षयित काव्य आंदोलन को छायावादी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की एक समृद्ध, भाव प्रधान, सरस, कला कलित तथा कल्पना प्रधान काव्य धारा है और भाषा, भाव, कथ्य और शिल्प सभी दृष्टियों से छायावादी कविता एक कलात्मक उपलब्धि कही जा सकती है। तो समय सीमा इसकी 1918 से 1936 ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई है और इसकी इस समय सीमा के निर्धारण का जो आधार है वो ये कि 1918 में प्रसाद का पहला जो छायावादी काव्य संग्रह झरना प्रकाशित होता है और 1936 ईस्वी जो इसकी अपर सीमा निर्धारित की गई है उसका कारण है कि 1936 ईस्वी में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और यहाँ से प्रगतिवाद की शुरुआत हिंदी कविता में होने लगती है। छायावाद जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो मुकुटधर पांडेय ने किया था और मुकुटधर पांडेय ने शारदा पत्रिका जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी उसमें 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नाम से लेख प्रकाशित किया था और उसमें उन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग उन कविताओं के लिए किया था जो अस्पष्ट थी, जिनके भावों में धुंधलापन था या जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी। तो छायावाद जो शब्द है वो एक तरह से इस काव्य धारा की उपास के रूप में प्रचलित या व्यंग्य रूप में प्रचलित है। जिन कविताओं का उस समय कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था उन कविताओं को छायावाद नाम दे दिया गया। छायावाद का सामान्य अर्थ अगर इस काव्य धारा के रूप में अपन देखें तो इसको प्रतीकवाद से संबद्ध किया जा सकता है और इस काव्य धारा में हिंदी कविता में प्रतीकों का यथास्थान यथासंभव अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा तो उसे दुरूह और असहज मानकर के प्रतीकवादी कविता या दूसरे अर्थों में छायावादी कविता कहा गया। मतलब इसकी अभिव्यंजना शैली जो थी वो प्रतीकात्मकता से युक्त थी और इसमें शब्द के अर्थ जो है ना वो अपने सामान्य अर्थों से भिन्न सांकेतिक अर्थ लिए हुए थे। प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा इस कविता के बारे में। तो प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन किया जाता था और अप्रस्तुत से प्रस्तुत का अर्थ लिया जाता था। तो इस तरह की सांकेतिक शैली होने के कारण एक तरह से इसको छाया माना गया और इन कविताओं को छायावादी नाम दिया गया। छायावाद नाम से यद्यपि इसकी प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है। जिस तरह से हम भक्ति काल नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें इस बात का बोध होता है कि भक्ति काल वह काव्य आंदोलन है जिसमें भक्ति की प्रवृत्ति प्रधान रही है, परंतु छायावाद नाम से इस तरह के किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है कि छायावाद वास्तव में क्या है। तो इस संबंध में हमें छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा जो छायावाद की परिभाषाएं दी गई है उनसे परिचित होना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यहाँ हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा को देखें तो छायावाद का जो भाव पक्ष है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद का पर्याय मान लिया है। अर्थात रहस्यवादी भावना ही छायावाद के कथ्य के रूप में उभरी है। और रहस्यवाद क्या है कि इस काल के कवियों ने परम सत्ता को, अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाया है और उसके प्रति अपने प्रेम की जो व्यंजना है वो अनेक प्रकार से व्यंजना की है और उसकी जो शैली रही है चित्रमयी भाषा। तो भाव पक्ष में उन्होंने रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय माना है, तो पद शिल्प पक्ष में उन्होंने बात कही कि इस काल की जो भाषा है वो चित्रात्मक है, अर्थात पढ़ते समय चित्र उभरते हैं। तो छायावाद शब्द का प्रयोग उन्होंने एक तो कथ्य के संबंध में रहस्यवाद से और प्रयोगवाद के संबंध में शैली के संबंध में जो है पद्धति विशेष जो कि सांकेतिक है उससे लिया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा था कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना या देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया। और इस परिभाषा द्वारा जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि छायावादी काल में पूर्ववर्ती काव्य धाराओं की तरह पौराणिक कथाओं या नायक नायिकाओं के बाह्य स्थूल सौंदर्य वर्णन तक ही कवि की दृष्टि सीमित नहीं रही है, बल्कि इससे भिन्न जो है इस काल की कविता में वेदना की स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति, मतलब अपनी अनुभूतियां ही जो है वो काव्य में अभिव्यक्त हुई है। और एक दूसरी परिभाषा प्रसाद जी ने यह भी दी है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती, मतलब ये अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पक्षों से जुड़ी हुई है। और ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्तृता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। प्रसाद जी की परिभाषा में भी उन्होंने इस काल की कविता के भाव पक्ष में स्वानुभूति की विवृत्ति, स्वानुभूति के प्रकटीकरण को जो है रेखांकित किया है कि इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं में अपनी निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। इसके अलावा शिल्प पक्ष के में प्रसाद जी ने ध्वन्यात्मकता की, इस काल की कविता में नादात्मकता है, संगीतात्मकता है, लाक्षणिकता की शब्द जो है वो वाचक अर्थ को नहीं प्रकट करते हैं, वाचक से भिन्न एक लक्ष्यार्थ को प्रकट करते हैं।
सौंदर्यमय प्रतीक विधान प्रतीकों का प्रयोग है और उपचार वक्रता जो है इस काल के शिल्प पक्ष की विशेषताएं हैं। महादेवी वर्मा ने परिभाषा दी है कि प्रकृति में चेतना का आरोप, सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का उद्घाटन एवं असीम के प्रति अनुराग में आत्म विसर्जन की प्रवृत्तियों का गीतात्मक एवं नवीन शैली में व्यक्त रूप छायावाद। और इस परिभाषा को अगर अपन देखें तो महादेवी वर्मा ने माना है कि इस काल की कविता में जो है प्रकृति पर चेतना का आरोप किया गया, मतलब प्रकृति का मानवीकरण किया गया। दूसरी बात, सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का उद्घाटन। इस काल के काव्य में सौंदर्य का वर्णन हुआ, सौंदर्य का चित्रण हुआ है, लेकिन उस सौंदर्य के वर्णन की विशेषता यह है कि वह सूक्ष्म है। पूर्ववर्ती काव्य की तरह वह स्थूल और मांसल सौंदर्य नहीं है, इतिवृत्तात्मक सौंदर्य नहीं है, बल्कि उस सूक्ष्म और भाव प्रवण सौंदर्य है। इसके अतिरिक्त असीम के प्रति अनुराग में आत्मविसर्जन, ये जो है वह एक तरह से रहस्यवाद से जुड़ जाता है कि अनंत परमात्मा के प्रति अहंकार शून्यता से युक्त जो प्रेम भाव है इस काल की कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। तो भाव पक्ष में उन्होंने इन तीन बातों को माना। तो शिल्प पक्ष में उन्होंने माना कि काल की जो कविता है, एक तो वो गीतात्मक है, उसमें गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, और दूसरी नवीन शैली में अभिव्यक्ति। नवीन शैली का अर्थ नए भाषा, नए अलंकार, नए छंद, ये सांकेतिकता इसकी नवीन शैली की ओर संकेत करती है। डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसके द्वारा नगेंद्र ये कहना चाहते हैं कि द्विवेदी युग में जो है कविता स्थूल मांसल प्रधान और इतिवृत्तात्मक हो गई थी। इसके विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी काल में जो कविता है वह भावप्रवण और सूक्ष्म होती है और उसमें आंतरिक अनुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति होती है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण। इसके माध्यम से नगेंद्र ये कहना चाहते हैं कि ये जो कविता है छायावादी, ये भावोच्छ्वास से प्रेरित है और जीवन के प्रति एक भावपूर्ण दृष्टिकोण जो है इस काल की कविताओं में देखने को मिलता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। इसके माध्यम से नंद दुलारे वाजपेयी जी ये कहना चाहते हैं कि इस काल की जो कविता है उसमें मनुष्य और प्रकृति के सौंदर्य का सूक्ष्म जो है वो अभिव्यक्ति हुई, प्रकटीकरण हुआ है, अंकन हुआ है, और प्रकृति के सौंदर्य में जो है वो परमात्मा की छाया देखी गई। प्रकृति में ही उस आध्यात्मिक परम सत्ता की छाया का भान आभास इस काल की कविता में होता है और इसी कारण उन्होंने इस काल की कविता को छायावादी कविता कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने छायावाद की परिभाषा देते हुए कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। और इस परिभाषा के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वह ये कहना चाहते हैं कि ये एक तरह से अद्वैतवाद है और यह भी रहस्यवाद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है उसी को छायावाद का भाव पक्ष मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा था कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई है और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को पाश्चात्य रहस्यवादी भावना से भी प्रभावित माना है। हालांकि उस पर तत्कालीन
देश की परिस्थितियों का भी योगदान है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावाद के बारे में कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, वरन तोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह जो है मध्यम वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई थी। छायावाद के इन परिभाषाओं को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि छायावादी जो काव्य है उसमें एक तो रहस्यवादी प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है, रहस्यवादी प्रवृत्ति प्रमुखता से उभरी है। दूसरी है कि इसमें प्रेम और प्रकृति और मानव सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण हुआ है। निजी अनुभूतियों की इसमें प्रधानता है और स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता है। इसके साथ ये जो कविता है वह कल्पना, विद्रोह, भाव प्रवणता, प्रेम, सौंदर्य, निराशावाद, लाइनवादी वृत्ति, प्रतीकात्मकता, रहस्यपरकता, कोमल भावाभिव्यक्ति आदि दृष्टियों से रोमांटिक जो काव्य धारा है उससे प्रभावित है। और इसके साथ साथ ही इसमें युगीन सांस्कृतिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण भी झलकता है, परिलक्षित होता है। और शिल्प की दृष्टि से इसकी जो अभिव्यंजना पद्धति है वह नवीन है, जिसमें लाक्षणिकता है, सांकेतिकता है, चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है, नवीन छंदों का प्रयोग है, उपचार वक्रता है, नवीन अलंकारों का प्रयोग है। ये इसके शिल्पगत विशेषता। तो छायावाद की एक परिभाषा यूं दे सकते हैं कि प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना जिस काव्य में हुई थी, हिंदी में उसे छायावाद कहा गया था। तो संक्षेप में, सार रूप में हम कह सकते हैं कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता की वो वैचारिक क्रांति है जहाँ प्रकृति सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य और भाव सौंदर्य की एक अद्भुत छटा विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त भी इसमें हमें राष्ट्रीयता, रहस्यात्मकता, श्रृंगारिकता, आत्म अभिव्यंजना, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, मुक्त छंद, चित्रात्मकता आदि विशेषताएं सन्निहित दिखाई देती है। ये आधुनिक कविता का सर्वोत्तम कालखंड है और खड़ी बोली की दृष्टि से तो ये खड़ी बोली हिंदी की दृष्टि से तो ये स्वर्ण युग है, क्योंकि इसमें खड़ी बोली हिंदी जो है वो पूरी तरह से काव्य भाषा के सिंहासन पर प्रतिष्ठित, सम्मानित हो जाती है और परवर्ती काव्य में के लिए खड़ी बोली ही कविता की भाषा बन जाती है। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तकों के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत है। यद्यपि प्रथम छायावादी कविता जो है जोई की कली निराला ने 1916 में लिखी थी, पर उससे भी पहले हमें इसके संकेत मिलते हैं। और इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को जो है इसका प्रवर्तक माना है। तो इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को, क्योंकि इनका प्रथम जो छायावादी काव्य है वो झरना माना गया है। प्रभाकर माचले ने माखनलाल चतुर्वेदी को और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद के कवि, तो छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं मुख्य रूप से, और जिन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद पंत और निराला, इनको छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जो है ब्रह्मा है, सुमित्रानंद पंत विष्णु है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके जो है महेश है। महादेवी वर्मा, ये 4 जो है ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। इन 4 खंभों पर छायावाद की काव्य आंदोलन का जो भव्य भवन है वो खड़ा हुआ था, टिका हुआ था। और इसके अतिरिक्त भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, मुकुटधर पांडे आदि भी छायावाद के कवि है। अब
हम छायावाद की काव्य प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन जो है अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।